नमस्कार। चलिए आज समझते हैं कि आखिर एक ट्रेडिंग कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे देखते ही देखते एक रूलिंग पावर बन गई, जिसका एक ही मकसद था भारत के ग्रामीण इलाकों से पैसा निकालना। तो सवाल ये उठता है कि एक ट्रेडिंग कंपनी ने आखिर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर कैसे लिया। देखिए, ये कहानी सिर्फ सिर्फ व्यापार की नहीं है। ये कहानी है कंट्रोल की, ये कहानी है पावर की। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि वो व्यापारी से शासक बने कैसे। फिर उनके रेवेन्यू के जो बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स थे उनको समझेंगे। इसके बाद आएगी नीले रंग यानी इंडिगो की कहानी। और फिर देखेंगे कि कैसे दो अलग अलग सिस्टम ने एक ही बड़ी समस्या खड़ी कर दी, और इसी से जन्म हुआ नील विद्रोह का। और अंत में देखेंगे कि इस पूरे संघर्ष की विरासत क्या रही। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये कहानी उस पल से शुरू होती है जब कंपनी के हाथ में असली फाइनेंशियल कंट्रोल आया। देखिए, तारीख थी 12 अगस्त 1765। मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया, और बस इसी एक कदम ने ना सब कुछ बदल कर रख दिया। दीवान बनने का मतलब, इसका मतलब था कि अब बंगाल के सारे पैसों का हिसाब, सारा कंट्रोल कंपनी के हाथ में था। अब वो सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी, वो एक तरह से सरकार बन चुकी थी जिसका काम था टैक्स वसूलना। और इस बदलाव की कीमत बहुत बहुत भारी पड़ी। असर फौरन दिखने लगा। कारीगरों को अपना सामान कौड़ियों के दाम बेचना पड़ रहा था। किसानों पर इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया गया कि वो चुका ही नहीं पा रहे थे। मतलब बंगाल की पूरी इकोनॉमी को निचोड़कर पैसा ब्रिटेन भेजा जा रहा था। और फिर आया साल 1770 का वो भयानक अकाल, जिसमें कहा जाता है कि करीब 1 करोड़ लोग मारे गए। तो कंपनी के लिए अब अगला चैलेंज क्या था? उन्हें एक ऐसा पक्का सिस्टम बनाना था जिससे जमीन से लगातार पैसा आता रहे। तो इसके लिए उन्होंने जो पॉलिसी बनाई ना, वो असल में एक तरह के बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स थे। तो मोटे तौर पर देखें तो कंपनी ने 3 बड़े सिस्टम ट्राई किए। पहला था परमानेंट सेटलमेंट। इसमें जमींदारों से एक फिक्स रकम ले ली जाती थी हमेशा के लिए। दूसरा था महालवाड़ी सिस्टम। इसमें पूरे गांव यानी महाल को एक यूनिट माना जाता था, और गांव का मुखिया सबसे लगान इकट्ठा करके देता था। और तीसरा रैयतवाड़ी सिस्टम। इसमें कंपनी सीधे रैयत यानी किसान से ही रेवेन्यू लेती थी। लेकिन जानते हैं, इन सारे एक्सपेरिमेंट्स में कॉमन क्या था? इन सब में खामियां थीं, और इसका सबसे बुरा असर पड़ा किसानों पर। परमानेंट सेटलमेंट में रेवेन्यू इतना ज्यादा था कि कई जमींदार अपनी जमीनें ही गंवा बैठे। महालवाड़ी में भी लगान इतना ज्यादा रख दिया जाता कि गांव वाले दे ही नहीं पाते थे। और रैयतवाड़ी का भी यही हाल था। रेवेन्यू इतना ज्यादा था कि बेचारे किसान गांव छोड़कर भागने पे मजबूर हो गए। मतलब हर सिस्टम ने मुसीबतें ही पैदा की। तो जब जमीन से सीधा टैक्स वसूलना मुश्किल होने लगा, तो कंपनी ने अपना गेम प्लान बदला। अब उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई। किसानों को वो फसलें उगाने पर मजबूर करो जिनकी जरूरत यूरोप की फैक्ट्रियों को थी। और इन फसलों में सबसे ज्यादा डिमांड में था नील यानी इंडिगो। अब सवाल है, क्यों? वजह सिंपल थी। यूरोप में जो लोकल ब्लू डाई वुड मिलता था, उसका रंग बड़ा फीका और बेजान सा था। वहीं दूसरी तरफ इंडियन इंडिगो, उससे कपड़ों पर एकदम रिच ब्रिलियंट ब्लू कलर आता था, एकदम पक्का वाला। और इसका नतीजा तो हैरान करने वाला था। आप देखिए, 1788 में ब्रिटेन जितना भी इंडिगो इंपोर्ट करता था, उसमें से करीब 30% भारत से आता था। और महज 22 साल बाद 1810 तक ये आंकड़ा 30 से बढ़कर 95% हो गया। जरा सोचिए। और इसी जबरदस्त डिमांड की वजह से भारतीय किसानों पर नील उगाने का प्रेशर बढ़ता ही चला गया। तो इंडिगो की इस बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए 2 मेन सिस्टम अपनाए गए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दोनों ही सिस्टम किसानों के लिए जबरदस्त मुसीबत लेकर आए। एक था निज सिस्टम। इसमें बागान मालिक यानी प्लांटर्स अपनी ही जमीन पर मजदूरों से खेती करवाते थे। और दूसरा था रैयती सिस्टम। इसमें किसानों यानी रैयतों को एक कॉन्ट्रैक्ट में फंसाकर उनकी ही जमीन पर नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। अब ये जो निज सिस्टम था ना, इसमें बहुत सारी प्रैक्टिकल दिक्कतें थीं। पहली बात, नील उगाने के लिए बड़ी और उपजाऊ जमीन चाहिए होती थी, और ऐसी जमीनें मिलना मुश्किल था।
दूसरी बात, लेबर की ज़रूरत ठीक उसी टाइम पर पड़ती थी जब किसान अपनी चावल की खेती में बिजी होते थे। और फिर हज़ारों की तादाद में हल और बैल खरीदना और उन्हें मेंटेन करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। तो इन्हीं सब दिक्कतों की वजह से प्लांटर्स ने रैयती सिस्टम पर ज्यादा जोर दिया। लेकिन ये सिस्टम, ये तो किसानों के लिए और भी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। क्यों? क्योंकि पहली बात, उन्हें अपनी फसल का दाम बहुत कम मिलता था। दूसरी, उन्हें जो लोन दिया जाता था वो उन्हें कर्ज के एक ऐसे जाल में फंसा देता था जिससे वो कभी बाहर ही नहीं निकल पाते थे। और सबसे खराब बात, नील की जड़ें जमीन को इतना खराब कर देती थीं कि उसके बाद उस खेत में चावल उगाना नामुमकिन हो जाता था। तो जब जुल्म इतना बढ़ गया तो उसका नतीजा क्या होना था? विद्रोह। और ये कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं था, ये भारत के सबसे बड़े किसान आंदोलनों में से एक बनने वाला था। बात है मार्च 1859 की। बंगाल के हजारों हजारों किसानों ने एक साथ मिलकर नील उगाने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम नील नहीं बोएंगे। और बस यहीं से एक बड़े विद्रोह की आग भड़क उठी। और ये विद्रोह, ये जंगल की आग की तरह फैला। किसानों ने प्लांटर्स को किराया देना बंद कर दिया। तलवार, भाले, तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला बोल दिया। यहाँ तक कि औरतें भी अपने बर्तन भांडे लेकर लड़ाई में शामिल हो गईं। जब गांव के मुखिया और कुछ जमींदारों ने भी किसानों का साथ दिया ना, तब जाके सरकार की नींद टूटी। उन्हें बागान मालिकों को बचाने के लिए सेना बुलानी पड़ी और आखिरकार मामले की जांच के लिए एक इंडिगो कमीशन बनाना पड़ा। और जानते हैं इस कमीशन ने क्या पाया? कमीशन ने माना कि बागान मालिक ही दोषी हैं। और ये भी साफ साफ कहा कि नील की खेती किसानों के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। ये किसानों की एक बहुत बड़ी जीत थी। तो सवाल ये है कि इस विद्रोह के बाद क्या हुआ? इसका लॉन्ग टर्म असर क्या पड़ा? देखिए, 1859 के इस विद्रोह के बाद बंगाल में तो इंडिगो प्रोडक्शन लगभग ठप हो गया। लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। प्लांटर्स ने अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और बिहार पहुंच गए। और वहां जाकर फिर से वही जुल्म का सिस्टम शुरू कर दिया। और यही वजह थी कि कई सालों बाद 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण जाना पड़ा और वहां से इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ एक और बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि क्या ये सब सिर्फ इतिहास की बातें हैं, या फिर उस कॉलोनियल दौर में जो आर्थिक नीतियां बनी थीं उनका असर आज भी हमारे गांव में, हमारे किसानों के संघर्षों में कहीं ना कहीं जिंदा है? ये एक सोचने वाली बात है ना।